बात है। और आज के हमारे इस डीप डाइव सत्र का मिशन भी यही है। हम कक्षा के जीव विज्ञान नोट्स, विशेष रूप से अध्याय 2 मानव जनन, इस पर आधारित जीवन निर्माण की इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य इसे रटना नहीं है, बल्कि उस मैनुअल को समझना है जिससे हम सब बने हैं। तो मेरे पास जो नोट्स हैं, मैं पीडीएफ के पहले पन्ने से शुरू करती हूँ। शुरुआत में ही कुछ दिलचस्प बुनियादी बातें दी गई हैं। मैं पहली लाइन शब्दशः पढ़ती हूँ। मनुष्य सजीव प्रजक विविपेरस होते हैं। तो आसान भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि हम अंडे नहीं देते, बल्कि सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। अच्छा। हाँ, विविपेरस होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भ्रूण का पूरा विकास माँ के शरीर के सुरक्षित वातावरण के अंदर होता है। फिर आगे नोट्स में लिखा है कि यह प्रक्रिया लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। देखिए, इसका मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों युग्मकों यानी गैमीट्स की जरूरत होती है। इन दोनों के मिलने से ही जीवन की शुरुआत होती है। ओके, अब नोट्स में इस पूरी यात्रा को एक नजर में समझने के लिए 6 मुख्य चरणों में बांटा गया है। मैं क्रम से पढ़ती हूँ। पहला है युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, यानी नर और मादा के शरीर में बीजों का बंधन। फिर दूसरा है वीर्य सेचन, जिसमें शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। तीसरा लिखा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जहां नर और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ये बहुत अहम कदम है। बिल्कुल। इसके बाद चौथा चरण है अंतर्रोपण, इम्प्लांटेशन, यानी जहां वो नया भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। फिर आती है गर्भावधि, जो कि 9 महीने का विकास का समय होता है। और अंत में छठा चरण है प्रसव, फार्चुरेशन, यानी बच्चे का जन्म। ये 6 चरण असल में एक के बाद एक ट्रिगर होने वाले डोमिनो इफेक्ट की तरह हैं। मतलब एक के बाद एक चेन रिएक्शन। एग्जैक्टली। अगर एक भी चरण में कोई गड़बड़ी हो जाए तो अगला चरण शुरू ही नहीं हो सकता। ये एक बेहद क्रमिक श्रृंखला है। तो चलिए इस श्रृंखला के पहले हिस्से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो किसी मशीन के कूलिंग सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, ये कूलिंग सिस्टम वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक। अब हम अगले पेज यानी इमेज 3 पर आते हैं। ये वृषण की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। नोट्स में लिखा है प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये 250 कमरों वाले किसी होटल जैसा है? बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है वृषण का आंतरिक काट। आप देख सकते हैं कि हर कमरे यानी वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 बहुत ही पतली घुमावदार नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नोट्स के मुताबिक शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हाँ, असली जादू यही होता है। इन नलिकाओं के अंदर 2 खास तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली हैं नर जर्म कोशिकाएं, जो विभाजित होकर असल शुक्राणु बनाती हैं। और दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं। नोट्स में सर्टोली कोशिकाओं के आगे ब्रैकेट में नर्स सेल्स लिखा है। क्या ये सच में एक नर्स की तरह काम करती हैं? 100%। बन रहे नए शुक्राणु बहुत ही नाजुक होते हैं। सर्टोली कोशिकाएं उन्हें सहारा देती हैं, पोषण देती हैं और यहां तक कि खराब कोशिकाओं को साफ भी करती हैं। वे सचमुच इन नए शुक्राणुओं की देखभाल करने वाली नर्स ही हैं। वाह! और इसी हिस्से में एक और सेल का जिक्र है। मैं पढ़ती हूँ। लेडिक कोशिकाएं नलिकाओं के बाहर अंतराली अवकाश में होती हैं और एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणु बनाती हैं, लेकिन उन्हें काम करने का सिग्नल लेडिक कोशिकाएं देती हैं। मतलब वो बाहर से ऑर्डर देती हैं। हाँ, लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं, जो न केवल शुक्राणु निर्माण को चालू रखता है, बल्कि पुरुषों में भारी आवाज, दाढ़ी मूंछ जैसे बदलाव भी लाता है। ठीक है, तो शुक्राणु फैक्ट्री बन गए। अब उन्हें शरीर से बाहर निकलने के लिए एक लंबा सफर तय करना होता है। अगले पेज इमेज 4 में सहायक नलिकाओं यानी एक्सेसरी डक्ट्स का पूरा रास्ता दिया गया है। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। वृषण जालिका यानी रीटेटेस्टिस से शुक्रवाहिकाएं यानी वासा एफिरेंशिया, फिर अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस और अंत में शुक्रवाहक यानी वास डेफरेंस से होते हुए मूत्र मार्ग तक। तो इसे एक सफर के रूप में समझिए। वृषण से निकलने के बाद शुक्राणु सीधे बाहर नहीं जाते। अच्छा। हाँ, वे अधिवृषण या एपिडिडिमिस में पहुंचते हैं। यहाँ वे जमा होते हैं और परिपक्व भी होते हैं। परिपक्व मतलब जब शुक्राणु वृषण से निकलते हैं तो वो तैरने में सक्षम नहीं होते। वे एक तरह से ऐसी गाड़ियों की तरह होते हैं जिनमें
इंजन तो है लेकिन स्टार्ट नहीं हुई हैं। हाँ, ओके। हाँ, अधिवृषण में रुकने के दौरान वे तैरना सीखते हैं। फिर जब समय आता है तो वे शुक्रवाहक नली से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सफर के दौरान उन्हें कुछ ग्रंथियों से भी मदद मिलती है। नोट्स में 3 ग्रंथियों का जिक्र है। मैं पढ़ती हूँ, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और कंदमूत्रपथ ग्रंथि। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये ग्रंथियां मूत्र मार्ग के रास्ते में कहाँ-कहाँ स्थित हैं। जैसे ही शुक्राणु आगे बढ़ते हैं, ये ग्रंथियां अपना तरल पदार्थ उनमें मिला देती हैं। और नोट्स के अनुसार इस पूरे मिश्रण को शुक्रीय प्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल। 1 मिनट, कंदमूत्रपथ ग्रंथि का नाम थोड़ा भारी है, लेकिन इसके आगे लिखा है कि इसका स्राव स्नेहन यानी लुब्रिकेशन में मदद करता है। हाँ, वो रास्ते को चिकना बनाने का काम करता है ताकि शुक्राणु आसानी से आगे बढ़ सकें। नोट्स में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि इस शुक्रीय प्लाज्मा में फ्रुक्टोज और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। फ्रुक्टोज तो फलों में पाई जाने वाली शुगर है ना, इसका शुक्राणुओं से क्या काम? यही तो विज्ञान का रोमांच है। देखिए, शुक्राणुओं को मादा के शरीर में एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा करनी होती है। उन्हें अपनी पूंछ को तेजी से हिलाकर तैरना होता है। हाँ, बहुत एनर्जी चाहिए होगी। एग्जैक्टली। इस काम के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। ये फ्रुक्टोज एक हाई एनर्जी फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करता है, जो शुक्राणुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है। कमाल की सप्लाई चेन है। तो अब बात करते हैं उस मंजिल की, यानी स्त्री जनन तंत्र की। मैं इमेज 5 के नोट्स पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, प्राथमिक अंग अंडाशय यानी ओवरी हैं, जो उदर के निचले भाग में दोनों ओर होते हैं, और अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनियां यानी फलोपियन ट्यूब्स होती हैं। सही। इसके हिस्सों के नाम दिए हैं कीपक, इन्फंडिब्यूलम, झालर, फिम्ब्रियाई, तुम्बिका, एम्प्यूला और संकीर्ण पथ, इस्थमस। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये ट्यूब अंडाशय के पास जाकर एक कीप या फनल का आकार ले लेती है। हाँ, और डायग्राम में जो झालर या फिम्ब्रिये दिख रही हैं, ये बिल्कुल किसी उंगलियों जैसी दिखती हैं। और मजे की बात यह है कि ये काम भी उंगलियों की तरह ही करती है। सच में? देखिए, अंडाशय और अंडवाहिनी आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। उनके बीच थोड़ा फासला होता है। तो जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, तो ये झालर अपनी उंगलियों जैसी संरचना को हिलाकर एक खिंचाव पैदा करती है और उस अंडाणु को कैच करके ट्यूब के अंदर खींच लेती है, बिल्कुल किसी बेसबॉल ग्लव की तरह जो गेंद को लपक लेता है। अरे वाह! और फिर अंडाणु ट्यूब के कीपक, तुम्बिता और संकीर्ण पथ से होता हुआ आगे बढ़ता है। बिल्कुल। इसके बाद इमेज 6 में गर्भाशय, यूट्रस का वर्णन है। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। इसे बच्चेदानी या वूम्ब भी कहते हैं। इसका आकार एक उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है और इसकी दीवारों की 3 परतें बताई गई हैं। बाह्य परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, मध्य गर्भाशय पेशी स्तर, मायोमेट्रियम और आंतरिक गर्भाशय अंतस्तर, एंडोमेट्रियम। यहाँ चित्र में दिखाया गया है गर्भाशय का पूरा आकार और उसकी ये तीनों परतें। इन 3 परतों का काम एकदम अलग अलग है। बाहरी परत सिर्फ सुरक्षा कवर है और बीच वाली, जो बीच की मोटी मायोमीट्रियम है, वो बेहद मजबूत पेशियों से बनी है। जब बच्चे का जन्म होना होता है तो जो तेज लेबर पेन या संकुचन होते हैं, वो इसी परत का काम है। ये प्रसव का इंजन है। अच्छा। और जो सबसे भीतरी परत है, एंडोमेट्रियम, वो हर महीने एक गद्देदार बिस्तर की तरह खुद को तैयार करती है ताकि भ्रूण आकर उससे जुड़ सके। और अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो यही परत टूटकर मासिक धर्म यानी पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। ये एक ऐसी तैयारी है जो शरीर हर महीने करता है। इसी हिस्से में बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी जिक्र है। यहाँ एक बायोलॉजिकल फैक्ट दिया गया है जो काफी लोगों को चौंका सकता है। हाँ। मैं पढ़ती हूँ। मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा भक्षेप, क्लिटोरिस, नर के शिश्न, पेनिस के समजात होमोलोगस है। देखिए, विज्ञान में समजात या होमोलोगस का मतलब है कि भ्रूण के विकास के शुरुआती दिनों में नर और मादा दोनों में एक ही तरह का बेसिक ऊतक या टिश्यू होता है। ओके। हार्मोन्स के प्रभाव से वही ऊतक पुरुषों में शिशन के रूप में विकसित हो जाता है और महिलाओं में भगशेफ के रूप में, यानी इनकी संरचनात्मक उत्पत्ति बिल्कुल एक समान है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। बुनियादी स्तर पर हम कितने समान हैं। बिल्कुल। चलिए अब इमेज 7 पर आते हैं।
शिशु के पोषण की तैयारी। नोट्स में स्तन ग्रंथियों मेमोरी ग्लैंड्स की संरचना दी गई है। लिखा है इसमें 15-20 स्तन पालियां मेमोरी लोब्स होती हैं। और दूध का जो रास्ता यानी पाथ ऑफ मिल्क दिया है, मैं उसे क्रम से पढ़ती हूँ। स्तन कूपिका, एल्वियोली, स्तन नलिका, तुम्बिका, एम्प्यूला, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ चित्र में दिखाया गया है स्तन ग्रंथि का पूरा क्रॉस सेक्शन। ये एक परफेक्ट लॉजिस्टिक सिस्टम है। स्तन कूपिकाएं या एल्वियोलाई असल में अंगूर के गुच्छों जैसी संरचनाएं होती हैं, जहां दूध का निर्माण होता है। तो हार्मोन्स इन्हें एक्टिवेट करते हैं। हाँ, गर्भावस्था के हार्मोन्स इन्हें तैयार कर देते हैं और बच्चा जन्म लेते ही इस दुग्ध वाहिनी के जरिए पोषण प्राप्त कर सकता है। प्रकृति ने जन्म से पहले ही भोजन की व्यवस्था कर ली है, बहुत ही सुव्यवस्थित। अब हम सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं। इमेज 8 है युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस, यानी कोशिकाओं के स्तर पर शुक्राणु और अंडाणु का बनना। राइट। मैं शुक्र जनन की शुरुआत के बारे में पढ़ती हूँ। यह यौवनारंभ प्यूबर्टी से शुरू होता है और इसमें एक गणितीय बदलाव है। शुक्राणुजन कोशिमा में 2n यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बाद शुक्राणु में N23 रह जाते हैं। ऐसा क्यों? 46 से सीधे 23? ये जीव विज्ञान का एक बेहद जरूरी नियम है। मनुष्य के शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब सोचिए, अगर 46 गुणसूत्र वाला शुक्राणु 46 गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिल जाए तो क्या होगा? 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसा जीव इंसान नहीं होगा, शायद जीवित भी न रहे। इसलिए प्रकृति ने अर्धसूत्री विभाजन का तरीका निकाला। मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी जाती है। हाँ, शुक्राणु में 23 और अंडाणु में भी 23। जब 23 और 23 मिलते हैं तो वापस 46 का परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। शानदार। और इस प्रक्रिया के अंत में 2 शब्द हैं, मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस और वीर्यसेचन स्पर्मिएशन। ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं लेकिन बहुत आसान है। जो गोल आकार की कोशिकाएं बनती हैं, उनका लंबी पूंछ वाले एक्टिव शुक्राणु में बदलना शुक्र कायांतरण है। और वीर्यसेचन? जब ये पूरी तरह से तैयार होकर सर्टोली कोशिकाओं से, वो जो हमारी नर्व सेल्स थी, उनसे अलग होकर नलिकाओं में बहने लगते हैं तो उसे वीर्यसेचन कहते हैं। समझ गए। अब इमेज 9 देखते हैं। एक तैयार शुक्राणु की संरचना। इसके 4 हिस्से बताए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ। शीर्ष हेड, जिसमें अग्रपिंडक या एक्रोजोम और केंद्रक है। फिर ग्रीवा नेक, उसके बाद मध्य भाग मिडल पीस, जिसमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है, और अंत में पूंछ टेल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है शुक्राणु का आकार। ये सच में एक जैविक मिसाइल जैसा है। मिसाइल? हाँ। मध्य भाग का माइटोकॉन्ड्रिया इसके इंजन रूम की तरह है, जो पूंछ को मोटर की तरह घुमाने के लिए लगातार ऊर्जा देता है। और वो जो सिर पर अग्रपिंडक या एक्रोजोम है, वो इस मिसाइल का केमिकल वॉरहेड है। जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो एक्रोजोम अपने एंजाइम छोड़ता है ताकि अंडाणु की बाहरी दीवार को पिघलाकर अंदर घुसा जा सके। वाओ, ये तो हुई पुरुषों की बात। अब इमेज 10 पर आते हैं। वापस उसी बात पर जिसने शुरुआत में हमारा दिमाग घुमाया था, महिलाओं में अंड जनन। नोट्स की टाइमलाइन पढ़ती हूँ। यह भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। लाखों अंडजननी बनते हैं और फिर प्रोफेज आई अवस्था में अरेस्ट यानी रुक जाते हैं। यौवनारंभ पर ग्राफीय पुटक के फटने पर अंडोत्सर्ग होता है। ये सालों का पॉज कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है अंडजनन का पूरा सेल डिवीजन चार्ट। यह विज्ञान के लिए भी एक बड़ा अजूबा है। कल्पना कीजिए कि एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू करती है और फिर अचानक फ्रिज में रखे किसी सामान की तरह कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। 12, 15 या 20 साल बाद हार्मोन्स का सिग्नल मिलते ही वो वहीं से अपना काम शुरू करती है जहां उसने रोका था। और ये पुटक या फॉलिकल क्या है? पुटक असल में अंडाणु के चारों तरफ रक्षक कोशिकाओं का एक घेरा होता है। जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो उसे ग्राफीय पुटक कहते हैं। इसी के फटने से अंडाणु आजाद होता है। और ये आगे नोट्स के अगले पेज यानी इमेज 11 के अनुसार आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मिलती है। बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ। यह चक्र 28-29 दिनों का होता है और इसकी 4 अवस्थाएं हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है इन चारों अवस्थाओं का ग्राफ। हाँ, पहली अवस्था है ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ रक्तस्राव होता है क्योंकि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत टूट रही है। दूसरी है पुटक अवस्था
फॉलिक्यूलर फेज। जहां नए पुटक विकसित होते हैं और शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। तीसरी अवस्था में बहुत खास बात लिखी है, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेटरी फेज। 14वें दिन LH सर्ज के कारण अंडाणु बाहर निकलता है। ये LH सर्ज क्या है? LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चक्र के ठीक बीचों बीच यानी लगभग 14वें दिन दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि से ये हार्मोन अचानक बहुत भारी मात्रा में खून में बहने लगता है। इसी अचानक हुई बढ़ोतरी को सर्ज कहते हैं। ये सर्ज ग्राफी पुटक के लिए एक अलार्म की तरह काम करता है कि समय आ गया है, फट जाओ और अंडाणुओं को बाहर निकालो। और अंडाणु निकलने के बाद जो बची हुई कोशिकाएं हैं उनका क्या होता है? नोट्स में चौथी अवस्था दी गई है, पीत पिंड अवस्था, ल्यूटियल फेज। लिखा है कि फटा हुआ पुटक कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। यह प्रकृति की प्लान बी तैयारी है। जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है, फटा हुआ पुटक बेकार नहीं होता, बल्कि वो कॉर्पस ल्यूटियम नामक एक नई ग्रंथि में बदल जाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों बनाता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को बनाए रखता है। ये शरीर का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि अगर अंडाणु निषेचित हो गया तो गर्भाशय उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। सब कुछ टाइमिंग का खेल है, और अगर टाइमिंग सही रही तो बात आती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन की। मैं इमेज 12 के नोट्स पढ़ती हूँ। निषेचन अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में होता है। शुक्राणु अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बहुत सारे शुक्राणु एक अकेले अंडाणु को घेरे हुए हैं। हाँ, और नोट्स के अनुसार एक्रोजोम के एंजाइम रास्ता बनाते हैं और अंततः नर मादा गुणसूत्र मिलकर युग्मनज बनाते हैं। देखिए, लाखों शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं, लेकिन जोना पेलुसिडा एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। कैसे? जैसे ही पहला शुक्राणु इसके अंदर घुसने में कामयाब होता है, जोना पेलुसिडा तुरंत अपनी रासायनिक संरचना बदल लेती है ताकि कोई और शुक्राणु अंदर ना आ सके। वाओ! हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि केवल एक ही शुक्राणु का जेनेटिक मटेरियल अंदर जाए। बहुत खूब। अब इसी पन्ने पर एक बहुत ही जरूरी फैक्ट बॉक्स है, लिंग निर्धारण, लड़का होगा या लड़की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ती हूँ, मादा में केवल XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में XY गुणसूत्र होते हैं। इसका वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है? देखिए, इसका निष्कर्ष यह है कि महिलाओं के सभी अंडाणुओं में सिर्फ X गुणसूत्र होता है। वहीं पुरुषों के 50% शुक्राणु X वाले और 50% Y वाले होते हैं। अगर X शुक्राणु अंडाणु से मिला तो लड़की यानी XX होगी, और अगर Y शुक्राणु मिला तो लड़का यानी XY होगा। मतलब लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के गुणसूत्र से होता है, माता से नहीं। ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। हमारे समाज में लड़का ना होने पर अक्सर महिलाओं को दोष दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन जीव विज्ञान में बताता है कि महिला के पास देने के लिए केवल X ही है। इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। सही बात है। चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पेज यानी इमेज 13 पर आ गए हैं, भ्रूण विकास और अंतरोपण। मैं पढ़ती हूँ, युग्मज में विदलन शुरू होता है। कोशिकाएं 2, 4, 8 और 16 में बढ़ जाती है। 8 से 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं। देखिए, इसे मरुला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल शहतूत यानी मलबरी के फल जैसा दिखता है। ये लगातार अंडवाहिनी में लुढ़कते हुए गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब ये गर्भाशय में पहुंचता है तो नोट्स के अनुसार ये कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। इसकी 2 परतें बताई गई हैं, बाहरी परत पोषोकरक ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका समूह इनर सेल मास। ये विभाजन क्यों होता है? क्योंकि अब भ्रूण को गर्भाशय में अपना घर बनाना है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये कोरक पुटी एंडोमेट्रियम के पास पहुंचती है। बाहरी परत यानी ट्रोफोब्लास्ट एक प्लग की तरह काम करती है जो गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है और मां से पोषण खींचने के लिए प्लेसेंटा बनाने का काम शुरू करती है। और अंदर वाली कोशिकाएं? अमेजिंग। और नोट्स की आखिरी लाइन है, जब कोरक पुट्टी गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में पूरी तरह धंस जाती है
तो उसे अंतर्रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। बिल्कुल। और तकनीकी रूप से यहीं से गर्भावस्था की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। वाओ। तो आप देखिए, युग्मक जनन से लेकर अंतर्रोपण तक की ये पूरी यात्रा इस बात का सबूत है कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। नलिकाओं का आकार, फिम्ब्रिया का कैच करना, फ्रुक्टोज की ऊर्जा, 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान, इन सब चीजों का एक साथ एकदम सही समय पर काम करना प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। वाकई आज हमने नोट्स के जरिए जीवन निर्माण के हर एक पन्ने, हर एक चित्र और पूरी क्रोनोलॉजी को समझा है। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बताइए। हमने आज विस्तार से चर्चा की कि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान का होना कितना क्रिटिकल है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये एक बेहद नाजुक बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट है। आज की दुनिया में जहां हम ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं, अत्यधिक तापमान में काम कर रहे हैं या घंटों तक अपनी गोद में गर्म लैपटॉप रखकर बैठते हैं, सही कह रही है। भविष्य में ये आधुनिक आदतें प्रकृति के इस बेहद नाजुक टेम्परेचर और केमिकल बैलेंस को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं? क्या हमारी जीवन शैली हमारे खुद के निर्माण की इस सदियों पुरानी प्रक्रिया के लिए एक खतरा बन रही है? ये सोचने वाली बात है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यवहारिक सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन सत्र में हमारे साथ इस अद्भुत जैविक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।